हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज में विशेष दिन है। आज मकर संक्रांति का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज विशेष त्यौहार है, विशेष दिन है और आज विशेष टॉपिक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें, ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ विशेष मिलने वाला है आपको, बहुत विशेष जानकारी आज मैं आपको साथ साझा करने जा रहा हूँ। आपने डेली न्यूज़पेपर्स में सुन रहे होंगे कि आज ये किसान मर गया, आज वो किसान मर गया। जो पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए बारे में लेकर मैं जानकारी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो एक्चुअली है क्या, वो क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अभी जून माह के अंतर्गत अभी सरकार ने 3 अध्यादेश या कहें हम 3 बिल लाए थे संसद में। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण। इसके तहत वस्तु का भंडारण करने का आपको आज़ादी दी जाएगी। उस स्थिति को छोड़कर, या कोई युद्ध आ गया, युद्ध चल रहा है या कोई विशेष आपदा आ गई, उसको छोड़कर। दूसरा है मूल्य आश्वासन बंदोबस्त सुरक्षा समझौता। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक तरह से डायरेक्ट सीधा। अभी मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, पहले आपको इंट्रो दे रहा हूँ। उसके तहत आप डायरेक्ट किसान से कंपनी जा कर के अपना जो भी खरीदना है फसल खरीद सकती है। तीसरा जो है अपना कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल। ये सभी बिल भाजपा सरकार के द्वारा अभी कोरोना काल के अंतर्गत जून माह के अंतर लाए गए। अब इनका क्या मोटिव था, क्यों लाया गया, क्या मंशा रही, आप देखकर आप निर्णय करके बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। तो मैं आपको विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण। ये हमारे पहले कालाबाजारी होती थी। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत से लोग, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके रख लेते थे। जब प्राइस बढ़ जाती है तो मार्केट में उसको ले आते थे। इससे गरीब व्यक्तियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इससे अपने जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाती है तो गरीब आदमी की उतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो उसको खरीद पाए। तो इसी के तहत अब पहले ये आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण जो है, ये गलत था। कालाबाजारी को रोक के लिए 1955 में एक अधिनियम लाया गया और उसको समाप्त कर दिया गया। वापस अभी बीजेपी सरकार ने इसको वापस लाया है कि आप भंडारण कर सकते हैं। केवल 2 स्थितियों को छोड़कर, युद्ध हो, कहीं देश में कहीं युद्ध चल रहा है उस स्थिति को छोड़कर। दूसरा है आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा चल रही है, उस दौरान नहीं कर सकते, अदरवाइज आप भंडारण कर सकते हैं। तो भाई कौन करेगा इस भंडारण, कैसे, इसका मैं बताऊँ आपको। किसान वर्ग के पास तो इतना भी, आप सोचो कि यदि आलू वो उसको भंडारण करना है तो उसके पास तो अपनी फसल को पैदा पूर्ण रूप से पूर्ण होने के बाद में उसके पास 10 दिन उसको रोक कर रखने का, रहने का जगह नहीं। साल वो कहाँ भंडारण करेगा उसको। ये सीधा व्यापारी वर्ग को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप भंडारण करो, रेट प्राइस बढ़ाओ, अपना फायदा करो, किसानों को, गरीबों को मरने दो, छोड़ दो मरने पे। क्योंकि जब भंडारण होगा तो जाहिर सी बात है सभी वस्तुओं की कीमत जो है बढ़ने वाली है। तो ये एक बहुत ही गलत जो कदम है, वो मेरे नज़रिए से, आपका क्या इसके ऊपर नज़रिया है, क्या नहीं है। मान लो किसी व्यापारी ने अगर भंडारण कर लिया किसी उस वस्तु की, और बाद में चल करके बहुत ज़्यादा ही प्राइस बढ़ गई, अब सरकार रेड करेगी, जांच पड़ताल करेगी। अगर किसी के पास भंडारण मिल भी गया तो वो क्या पुलिस को सीधा कह सकता है कि अभी आपदा है, नहीं है, अब भी कोई युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मोदी जी ने अभी अध्यादेश लाया है और हमें फुल आज़ादी है, हम भंडारण कर सकते हैं। तो ऐसे में उसका कालाबाजारी करने से रोक नहीं लग सकती। ये था पहला अधिनियम। दूसरा अधिनियम जो गवर्नमेंट लाई है वो अच्छा भी है और कुछ उसमें
वैसे अच्छा ही है, और कुछ उसमें बुराइयाँ भी आप बताइएगा क्या है क्या नहीं है। मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता, इसके तहत कंपनी डायरेक्ट किसान से अपना माल खरीद सकती है, कच्चा जो पदार्थ उसको प्राथमिक जो भी माल चाहिए जो उसको, जैसे बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को गेहूं की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट पूरे गांव को कह सकती है कि हाँ हमें उसको फसल पैदा होने से पूर्व ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मतलब एक समझौता होगा आपने कि हम 25 रुपये किलो आपके गेहूं को खरीदेंगे जब पूर्ण होगा, बाज़ार में क्या रेट चल रही है क्या नहीं, हम 25 खरीदेंगे। तो इसके तहत डायरेक्ट वो खरीद सकती है। तो इसका मतलब किसानों को फ़ायदा हो गया कि हाँ कुछ भी हो कुछ नहीं हो 25 रुपये अपने को मिलेगा। लेकिन इसमें दूसरा जो नेगेटिव पहलू है वो यह है कि यदि बाज़ार में उस गेहूं की रेट 50 रुपये चल रही है, 30 रुपये चल रही है, 40 रुपये चल रही है, तो वो उसको नहीं बेच सकता, क्योंकि उसने कॉन्टेक्ट किया हुआ है, पहले समझौता किया हुआ है, हस्ताक्षर किया हुआ है, तो उसको नहीं वो कर सकता। ये इसका नेगेटिव है। दूसरा है यह जो अधिनियम है ये किन लोगों संचालन किन के लोगों का, अधिकारी लोगों के। तो अधिकारी वर्ग यदि मनमर्जी कंपनी करना चाहे तो वो तो जाहिर सी बात है, फिर जो जहाँ से पैसा मिलेगा काम करेगा, तब भी वही पैसा, नहीं करेगा तब भी वही पैसा। यदि कंपनी उसको रिश्वत दे रही है तो उधर काम करेगा वो, तो जाहिर सी बात है इसको ये गलत होने वाला है। अगर इसको मुखिया को दिया जाए, गांव के सरपंच को दिया जाए, तो उसको आगे भी आने वाले चुनाव में आना है, इसलिए वो वापस उनकी पक्ष में आएगा, पक्ष में बात करेगा कि साला 5 साल बाद में अपने को वापस आना है, तो किसान की बात माननी पड़ेगी। इस प्रकार से इसका कीमत पहले निर्धारण हो ही जाता है। फिर इसमें नेगेटिव पहलू इतना ही है कि अगर आप बाज़ार में 25 से 50 हो गया गेहूँ तो आप नहीं बेच सकते, क्योंकि समझौता किया हुआ है, आपकी मजबूरी है। तो आपको उस प्रकार से आपको घाटा हो गया डायरेक्टली किसान को। इसमें सबसे ज़्यादा ये मुख्य समस्या यही है, और कोई विशेष समस्या नहीं है। तो इसमें भी डायरेक्टली कंपनियों को, व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होने वाला है। अगर व्यापारी वर्ग को सारे आंकड़े उनके पास होते हैं, पता लग जाता है कि आगे वाले वर्ष में कैसे बढ़ने वाला है, घटने वाला है, क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लेंगे। और बाद में जब प्राइस बढ़ेगी तो भी आप नहीं बेच सकते, उसको बेचना ही पड़ेगा। ये दूसरा जो अपना मूल्य आश्वासन बंदोबस्त सुरक्षा समझौता जो है वो इस प्रकार से है। तीसरा जो अपनाता है वो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। ये क्या है? इसके तहत आप गवर्नमेंट आपको छूट देती है कि आप किसी भी राज्य में जाके सामान बेच सकते हो, अपना फसल को बेच सकते हो, प्याज, आलू, गेहूँ, मक्का, जो भी है सबको बाहर बेच सकते हो। चलो ये बढ़िया है कि आप दूसरे राज्य में यदि अच्छी दाम मिल रहे हैं तो आप बेच सकते हैं, ये आपकी बात ठीक है। आप मंडी में ना बेचकर आप बाहर भी बेच सकते हो, ये भी उन्होंने कहा। तो हमारे NSSO नामक एक संस्थान है जो इन आंकड़ों का अध्ययन करती है, कितना बेरोजगार है, कितने प्रतिशत मंडी में क्या, ये आंकड़े डिसाइड करती है। तो उनके तहत मात्र 6% लोग मंडी में अपना फसल बेचते हैं, मात्र 6%। उसका विशेष कारण क्या है? वो कारण है NSSO जो है FCI के अंदर, जो FCI को ये अपना फूड कॉरपोरेशन जो है उसको अपना माल बेचते हैं। फूड कॉरपोरेशन क्या करता है कि उसको बहाना बना लिया, इतना ही माल की आवश्यकता थी, इतना पूर्ति हो गई, हमारे पास गोदाम नहीं है, हमारे पास बोरे नहीं है, कुछ भी लगा के। और वो अधिकारी वर्ग क्या करता है, FCI के ही वो जाएंगे वहाँ से, FCI ने पहले रेट कर रखी है 50 रुपये, तो जाएंगे 30 रुपये किसान से खरीदेगा, 50 रुपये खुद के नाम से भर लेंगे, वहाँ 20 रुपये पर किलो के हिसाब से अपना प्रॉफिट कर लेंगे। इस प्रकार से किसान को नुकसान हो जाता है, मनमानी चलती है इनकी फुल, क्योंकि वो बैठे हैं, अपना अधिकार हैं, चलो ठीक है। अब मुख्य जो समस्या आ रही है वो MSP को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ये क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको लेकर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। किसान सोच रहा है कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि फसल के बोने से पहले ही उसकी कीमत डिसाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप गवर्नमेंट को बेचो तभी ठीक, नहीं बेचो तो तभी ठीक। आपको बिचौलिया यदि ज़्यादा पैसा दे रहा है तो वहाँ बेचिए, आपको मंडी में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वहाँ बेचिए। अब क्या हो रहा है कि जैसे आप बाहर बेच सकते हो कहीं भी, पहले 6% बेचते हैं, तो इसको लाने की कहाँ आवश्यकता है क्या यार? इसको लाने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यक्ति तो पहले ही बाहर बेच रहा है ना, ये है समस्या। अब किसानों को यदि हम फिर हमारे गवर्नमेंट कहती है कि यार एमएसपी को हम फिक्स करते हैं, इससे बर्डन बढ़ेगा, हम पर लोड पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें वो डिसाइड कर दी जो प्राइस देनी पड़ेगी। तो भाइयों मैं सरकार से कहता हूँ, माल्या जैसे लोग, उनके व्यापारी वर्ग के दोस्त साले पैसे लेके विदेशों में भाग जाते हैं, उनके करोड़ों रुपए माफ करने के लिए उनके पास पैसा है, अपने लिए नहीं है, किसान वर्ग के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट वहां से मिल जाएगा बाद में। चुनाव में पैसे दे देना, मैं भी आपको कर्जा माफ कर देता हूं। ये ऐसा चलता है। किसान की स्थिति क्या है? आज़ादी से बाद अब तक 21 गुना उसकी इनकम बढ़ी है। पहले 1 रुपया मिलता था, आज 21 रुपये मिलता है। आप सोचेंगे बहुत अच्छा होगा, 21 गुना। नहीं भाई नहीं। गवर्नमेंट कर्मचारी देखो आप, उनकी प्रेजेंट टाइम में 180 गुना सैलरी बढ़ चुकी है। हाँ सही सुन रहे हो आप, 180 गुना। तो किसान तो आत्महत्या करेगा ना साला। 180 अगर उनकी 30 गुना अगर इनकम बढ़ी है, उनको साले 21 गुना पे लाके छोड़ो। आज 1 लाख रुपए मिलने वाले अधिकारी की तनख्वाह 9,000 8,000 होगी। फिर आप देखोगे हर दफ्तर में गवर्नमेंट कर्मचारी लटका हुआ मिलेगा आपको, किसान नहीं मिलेगा। यह हकीकत है। कोई गवर्नमेंट, मैं किसी एक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी एक का सपोर्ट नहीं करा मैंने। सभी आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं चाहा कि किसान का भला हो। अभी कोरोना काल में किसने आपकी इज्जत बचाई? -28% GDP होती है आज, -10% क्यों है? किसानों ने लाज रख ली आपकी। पर तो आप सोचते ही नहीं है, किसान मरो कुछ भी करो। शहरों में बैठे लोग क्या करते हैं? बुरा लगे तो लगो, बाहर से विदेश से अपना सामान आ जाएगा, अपने खा लेंगे, सस्ता मिल जाएगा। अरे उसकी सोचो, दिन रात सर्दी में इतनी कड़ाके की ठंड में खेत में सोता है, तब जाके गेहूँ आता है, तब जाके उसके बच्चे पलते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कैसे क्या होता है। आपको भी पता होगा, मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता, आपको भी पता होगा। इस प्रकार से काला धंधा किया जा रहा है लोगों का। इसका क्या आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है? अगर बुरा लगा हो मेरा बोलना तो माफ़ करना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे प्रोत्साहन दे, मैं आने वाले कुछ दिनों में और अच्छे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। जय हिंद, जय किसान।